हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक वर्ड इज रिलेटेड टू द लोअर रीजन ऑफ द स्टमक एंड स्टेनोसिस वर्ड मीनिंग इसका क्या है, मतलब नैरोइंग। स्टेनोसिस मतलब नैरो हो जाना किसी भी नॉर्मल ल्यूमन का, किसी भी नॉर्मल पाथवे का। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इट इज़ अ कंजेनिटल प्रॉब्लम ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। बाय बर्थ की ये प्रॉब्लम है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि ये हमारा स्टमक है और स्टमक में होते हैं, इसे ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक रीजन और लोअर वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टमक के पाइलोरिक रीजन। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है कार्डिक रीजन, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर। यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर नाम का वॉल्व प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड। एंड यहाँ पे जो है ये एरिया पाइलोरिक रीजन जो है, पाइलोरिक एरिया, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट अलाउ द फ्लो ऑफ अब्डोमिनल कंटेंट इनटू द इंटेस्टाइन। तो हमारे जो स्टमक के कंटेंट हैं, इट इज़ दीज कंटेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है, ये हमारे लोअर अब्डोमिनल रीजन की प्रॉब्लम है, मतलब पाइलोरिक एरिया की ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे होता क्या है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के जो सर्कुलर मसल्स हैं, यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये जो मसल जिन सेल टिश्यू से बने हैं उनकी क्या हो जाती है, साइज भी उनका इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। और उन सेल्स की काउंटिंग भी नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। तो इनकी सर्कुलर मसल्स की ओवर ग्रोथ हो गई बिकॉज बाय टू प्रोसेसेस, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। और ओवर ग्रोथ होने की वजह से हमें पता है कि जब यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो गई तो नॉर्मल जो पाथवे है वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। और अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया, तो अच्छे से जो है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के बाद जो फूड ने आगे पास होना है वो अच्छे से आगे पास नहीं हो पाएगा। एंड दिस obstruction it may be partial or it may be complete obstruction and it depends upon the disease condition कि यहाँ पे जो obstruction हुई है वो incomplete है, मतलब partial है, या completely obstructed कर दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर वाला एरिया हाइपरट्रॉफी ने एंड हाइपरप्लेजिया ने। So clear about the definition. Then next heading is what are the etiological factors behind it. तो it is a developmental defect, it is a congenital defect and exact etiology is unknown, but there may be some genetic reasons behind it. There may be some environmental conditions, like if the mother age is below 20 years of age, if the mother age is over 35 years of age, if mothers goes for any chemical exposure during pregnancy, and if there may be long term कोई drugs consume कर रही है मदर, और जहाँ केमिकल एक्सपोजर में आ गई, एक्सरे के एक्सपोजर में आ गई मदर, जहाँ मदर को कोई प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी है, तो ये सब कॉमन रीज़न होते हैं हमारे बच्चों में जो है कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के। तो ये जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसमें भी इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। मदर की एज कम है, जहाँ 35 से ज़्यादा है, 20 से कम है, तो ऐसे फैक्टर जो है, मदर किसी वायरस इन्फेक्शन, रूबेला के इन्फेक्शन में आ गई, जहाँ फिर ये प्रॉब्लम जो है कंजेनिटल प्रॉब्लम, इसके साथ कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम और भी है, तो ये प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो एग्जैक्ट etiology is unknown about it because it is a developmental defect, so there is no chances of any infectious reason behind it. ये कोई इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आई, ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। ड्यूरिंग द जेस्टेशनल एज जो है, हमें पता है कि 6 से लेकर 8th वीक तक तो प्रेगनेंसी तक जैसे सभी ऑर्गन जो है बच्चे के नॉर्मली बन जाते हैं और धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता रहता है, उनकी मैच्योरिटी होती रहती है। तो ये 8th वीक तक जो नॉर्मली सभी ऑर्गन डेवलप होने थे वो डेवलप नहीं हुए बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक कॉज करके या इन्वायरमेंटल कॉज करके। एंड नेक्स्ट व्हाट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी? पैथोफिजियोलॉजी देखो आप कि यहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इज बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ सर्कुलर मसल्स, बिकॉज देर इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरिक रीजन। तो ओवर ग्रोथ की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो अब्डोमिनल कंटेंट है वो आगे पास नहीं होगा, जहाँ स्लोली आगे पास होगा।
एंड इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे स्टमक के बीच में जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो हमारे सेमी डाइजेस्टेड फूड को आगे प्रोपेल करती है, आगे धकेलती है, तो वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो फोर्सफुली होने लगेगी। इस प्रॉब्लम को जो है इस प्रॉब्लम की वजह से कि आगे रुकावट है, इसलिए यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, फोर्सफुल मूवमेंट हो जाएगी, मोर देन द नॉर्मल मूवमेंट जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी, और इसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन तो वो नहीं हटा पाएगी, लेकिन मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ इधर की तरफ बैकफ्लो हो जाएगा एब्डोमिनल कंटेंट का, विच लीड्स टू प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, विच लीड्स टू प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है जो है वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस डिजीज़ कंडीशन का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ कंडीशन कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है ये बच्चा शो करेगा। देन नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वॉमिटिंग एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी की वजह से जो है जो चेंजेस आई हमारे एब्डोमेन में, क्या चेंजेस आई, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एब्डोमिनल कंटेंट आगे नहीं पास होंगे, और जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से फिर भी कंटेंट आगे तो पास नहीं होगा, लेकिन उस कंटेंट का जो है बैक फ्लो हो जाएगा, एंड बैक फ्लो भी इतना फोर्सफुली होगा कि उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग। एक तो वॉमिटिंग होती है कि जब भी कोई बच्चा वॉमिट करता है कि वो नियर बाय ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वो पास नहीं करता, वॉमिटिंग ज़्यादा दूर नहीं करता, लेकिन जो फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट सेवरल फीट फ्रॉम द चाइल्ड, वो जो है सेवरल फीट आगे चली जाएगी, बच्चा जहाँ पे भी खड़ा होगा या यहाँ पे भी बैठा होगा, जब भी वो वॉमिट करेगा तो वॉमिट फोर्सफुली काफ़ी दूर जाके गिरेगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड नॉर्मल वॉमिटिंग। तो उसकी वजह से फर्दर पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि आगे जो है कुछ भी पास नहीं हो रहा, जहाँ बहुत कम पास हो रहा है, इसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके आगे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन होनी होती है, जहाँ फर्दर डाइजेशन होनी होती है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं गया और दोबारा बैकफ्लो होकर वॉमिट के जरिए जो है जो भी बच्चे ने फीड ली बाहर निकल गई, आगे नहीं गई, डाइजेशन नहीं हुई आगे उस फीड की, अब्जॉर्प्शन नहीं हुई, और बच्चा हमारा डे बाय डे वीक होता गया, डिहाइड्रेटेड होता गया, और वो शॉक में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड हो जाएगा और धीरे धीरे फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये फर्दर प्रॉब्लम्स आएगी। ये सारा जो है स्टेप बाय स्टेप यू कैन इंक्लूड इन द पैथोफिजियोलॉजी। देन वट आर द जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि स्टार्टिंग में तो बच्चा एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और धीरे धीरे बच्चा जो है हमारा सिम्टम शो करेगा। कौन कौन से, एक तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग शो करेगा और धीरे धीरे बच्चा डिहाइड्रेटेड होता जाएगा और फेलियर टू थ्राइव होता जाएगा। देन व्हाट अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस क्या है इस डिजीज कंडीशन के, एक तो जो है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ऐसी वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग अगर बच्चा करता है तो उससे क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को कौन सी डिजीज कंडीशन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइन जो है इसी डिजीज कंडीशन का है। किसी और डिजीज कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जहाँ फोर्सफुल वॉमिटिंग नहीं प्रेजेंट होती। तो एक तो क्लिनिकली हम जज कर सकते हैं कि बच्चा जो है कैसे सिम्टम शो कर रहा है और इसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर प्रॉब्लम जो है क्लियरली जो है कंफर्म हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ बेरियम स्टडी। बेरियम स्टडी से क्या करते हैं, जो बेरियम जो है वो क्या है, पहले हम बच्चे को जीआई सिस्टम के थ्रू बेरियम जो है इंजेस्ट करवाएंगे। उसके बाद बेरियम में होता क्या है, इट इज़ अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, कि जो लिक्विड उससे पीने को देंगे हम, उसके बाद पेशेंट का क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके आगे वो मटेरियल शाइन अपीयर नहीं करेगा। और
इसकी हेल्प से, ये जो शाइन शो करता है, इसकी हेल्प से हम ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फर्दर हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड टेस्ट में करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट। क्लिनिकल साइंस हो गए, बेरियम स्टडी होगी, ब्लड टेस्ट हो गए, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। ये सब चीज़ें जो है हमें क्लियरली डायग्नोज करने में हेल्प करेगी कि व्हाट इज़ द जीआई प्रॉब्लम ऑफ दिस चाइल्ड। देन व्हाट अबाउट मैनेजमेंट, कि कैसे मैनेज करेंगे इस प्रॉब्लम को। देयर इज़ नो मेडिकल मैनेजमेंट टू ट्रीट द डिफेक्ट इन सर्कुलर मसल्स। तो कोई भी यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है कि किसी जो है सेल टिश्यू की हम ग्रोथ को रोक सकें। तो यहाँ पे ओनली है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ही यहाँ पे पॉसिबल है, और सर्जरिकली ही हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो गई हमारे मसल सेल्स की, उसको हम सर्जिकली वहाँ से जो है हटाएंगे, रिमूव करेंगे, रिपेयर करेंगे। एंड द नेम ऑफ दैट सर्जरी इज कॉल्ड पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरो मतलब पाइलोरो वर्ड इज रिलेटेड टू द पाइलोरिक रीजन, मायो मीन्स जो सर्कुलर मसल्स हैं, मसल्स, टॉमी मीन्स कट एंड रिपेयर। तो यहाँ पे सर्जरी का नाम क्या है, पाइलोरोमायोटोमी, मतलब पाइलोरिक रीजन के जो मसल्स हैं उनकी कट एंड रिपेयर कर देंगे, ताकि ये पाथवे जो है नॉर्मल बन जाए। जो ल्यूमन है हमारे इंटेस्टाइन की, वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हम हटा दें और नॉर्मल पाथवे जो है वो क्रिएट कर सके। सो ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट इज हेयर टू ट्रीट द पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन नेक्स्ट, if surgery is there, then there will be pre-operative and post-operative nursing care. Pre-operative and post-operative nursing care will be there. तो प्री ऑपरेटिवली हमने एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, एंड पोस्ट ऑपरेटिवली हमने जो है प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है। तो प्री ऑपरेटिवली एक तो ये है कि जो भी बच्चा खा रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे तो जा नहीं रहा, इसीलिए हमने जो है बच्चे की ओरल फीड जो बंद कर देनी है, एनजी फीड वो भी बंद कर देनी है, ओरल फीड वो भी बंद कर देनी है, एंड आईवी न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकंड, एज ए नर्स हमने क्या करना है कि पेशेंट जो है, पेरेंट्स जो है उनको एजुकेशन देनी है कि जो है बच्चा, उसको लगातार वॉमिटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बच्चा जो है एस्पिरेट भी कर सकता है, इसलिए बच्चे को सेमी फाउलर पोजीशन देनी है टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। and educate the family about the surgical procedure. Then after the surgery everything will be fine after that. तो ये तो प्री ऑपरेटिव हो गया, टीपीआर वगैरह चेक करते रहना है, पेरेंट्स को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, फीड नहीं देनी बच्चे को, उसके रिलेटेड एजुकेशन देनी है, आईवी लाइन को कैसे उन्होंने पेटेंट रखना है, उसको उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना, वो करना है ना, और प्री ऑपरेटिवली टीपीआर वगैरह चेक करते रहना है, और सर्जरी के लिए मेंटली एंड फिजिकली बच्चे को प्रिपेयर करना है। देन पोस्ट ऑपरेटिवली हमारा क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिवली यहाँ पे सर्जरी हो चुकी होगी तो वहाँ पे हमने एज अ नर्स इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो नहीं होने देने। इस जो पोस्ट ऑपरेटिव साइट है उसको इन्फेक्शन से बचाना है। कैसे इन्फेक्शन से बचाना है? टू टीच द पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स डोंट टच दिस साइट अनहाइजीनिकली। तो एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन करके रखनी है, और जो है सेमी फाउलर पोजीशन दे के रखनी है, और एज डॉक्टर एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। एंड आफ्टर दैट हाउ टू रिलीव पेन, सेकेंड एम होगा हमारा कि पेन को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे जो है हम प्रॉपर पोजीशन देंगे बच्चे को, और नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट देंगे, और जो है पेन किलर मेडिसिन देंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। देन टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बच्चे को हमने जो है, क्योंकि एनपीओ पे है बच्चा हमारा, कुछ भी ओरली नहीं ले रहा, तो बच्चे को जो है हम न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका कैसे मेंटेन रखेंगे विद द हेल्प ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड से जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बच्चे का मेंटेन रहेगा, और बच्चे का जो है डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, बच्चे को चांस कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो होप सो ये
पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज़ कंडीशन जो है, कंजेंटल डिफेक्ट जो है बच्चों में डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपको समझ लग गया होगा। सो थैंक यू।